नमस्कार। आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोल रहे हैं जो जो धधकता है 1857, जिसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भी कहते हैं। जी हाँ। और आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की ये चिंगारी आखिर भड़की कैसे। क्या ये अचानक हुआ या इसके पीछे मतलब सालों का बल्कि 100 सालों का इतिहास था। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो ऐतिहासिक लेख हैं, विश्लेषण हैं, वो हमें इसकी तह तक जाने में मदद करेंगे। हमारा मकसद क्या है आज? मकसद है उन वजहों को कुरेदना जिन्होंने 1857 को जन्म दिया। ये कैसे फैला, कौन थे वो लोग जिन्होंने इसकी अगुवाई की, और हाँ, ये आखिर दबा क्यों दिया गया और इसके नतीजे वो क्या रहे। सही। और शुरुआत शायद हमें थोड़ी पीछे से करनी होगी। 1757 प्लासी, है ना? कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ मसाले खरीदने आई थी, वो धीरे धीरे एक एक करके पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गई। और अगले 100 साल 1757 से 1857 तक अन्याय, शोषण, एक लंबा सिलसिला। शायद यही वो जमीन थी जिस पर 1857 का ज्वालामुखी फटा। बिल्कुल। ये 100 साल का जमा होता हुआ बारूद था। वो कारतूस वाली बात तो बस एक बहाना बन गई। हाँ, वो तो जैसे माचिस की तीली थी। तो चलिए इन 100 सालों के गुस्से को ही समझते हैं। पहले राजनीतिक कारण क्या थे, कंपनी ने कैसे राज्यों को हड़पा। देखिए, कंपनी बहुत शातिर थी। उन्होंने नीतियां ऐसी बनाई जो सुनने में ठीक लगें पर हों खतरनाक, जैसे लॉर्ड विलेस्ली की सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। हाँ, जैसे मीठा जहर कहते हैं। सुनने में तो था कि कंपनी सुरक्षा देगी, है ना, बाहरी हमलों से, अंदरूनी गड़बड़ी से। बस आप हमारी फौज रखो, खर्चा दो, या फिर जमीन का टुकड़ा दे दो। लेकिन असल में तो ये गुलामी की पहली किश्त थी। बिल्कुल। राजा अपनी आजादी खो देता था, फॉरेन पॉलिसी खत्म, दूसरे राज्यों से बात नहीं कर सकते, और कंपनी का दखल वो बढ़ता ही जाता था। और कौन कौन फंसा इस जाल में? हैदराबाद का नाम आता है सबसे पहले। हाँ, हैदराबाद 1798 में, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, लंबी लिस्ट है। वो सेना जो सुरक्षा के लिए थी, वही नियंत्रण का हथियार बन गई। कमाल की चाल थी। और फिर डलहौजी आया एक और नीति के साथ, व्यापकत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या था? ये तो और भी सीधी चोट थी। डलहौजी ने कहा, भाई अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है, मतलब नेचुरल वारिस नहीं है, तो उसका राज सीधा कंपनी का हो जाएगा। ये गोद लेली बेटे को नहीं मानेंगे। हाँ, खासकर उन राज्यों में जो कंपनी के अधीन थे या उन्होंने बनाए थे। और ये तो भारत की परंपरा पर हमला था। गोद लेने की प्रथा तो सदियों पुरानी थी। और इसी के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर और हाँ, झांसी 1853। जी, झांसी। और यहीं से गूंजता है रानी लक्ष्मीबाई का वो संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन शायद सबसे ज्यादा गुस्सा अवध के रिले से फैला 1856 में। वहां तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा नहीं था। नहीं, वहां बहाना बनाया कुशासन का, मिसगवर्नेंस। कहा कि नवाब वाजिद अली शाह ठीक से राज नहीं चला रहे, जनता परेशान है, इसलिए हम टेक ओवर कर रहे हैं। अच्छा। और अवध तो वफादार माना जाता था कंपनी का। हाँ, और सबसे बड़ी बात, होस्ट स्पीकर कंपनी की बंगाल आर्मी में सिपाही सबसे ज्यादा अवध से ही आते थे। ओह, तो ये तो सीधा सिपाहियों के घर पर, उनके मान सम्मान पर चोट थी। बिल्कुल, इसे पर्सनल लिया सिपाहियों ने। ये तो हुई राजनीतिक बातें। फिर आता है आर्थिक पहलू। किसानों का क्या हाल था? हाँ, सुना है, वो तो बस पिस रहे थे बुरी तरह। कंपनी को चाहिए था ज्यादा से ज्यादा लगान, टैक्स। इसके लिए अलग अलग सिस्टम बनाए। बंगाल, बिहार में लाए स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। इसमें क्या था? जमींदार को मालिक बना दिया, लगान फिक्स कर दिया जो कंपनी को देना है। अब जमींदार वो लगान कैसे वसूले, किसानों पर कितना भी जुल्म करे, कंपनी को मतलब नहीं। और लगान था बहुत ज्यादा। चाहे फसल हो या ना हो, पैसा देना ही है। देना ही है। नतीजा, किसान कर्ज में डूबा, जमीनें जाने लगी। और बाकी इलाकों में रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब क्या था? मुंबई, मद्रास में रैयतवाड़ी मतलब कंपनी सीधे किसान रैयत से डील करती थी। लगान बहुत ऊंचा और बार बार बढ़ाते थे। किसान फिर कर्ज के जाल में। और महालवाड़ी? वो यूपी पंजाब साइड में। महाल मतलब गांव या गांव का समूह। पूरे महाल से लगान तय होता था, पर निचोड़ सबका एक ही था। किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया। सही कहा, पूरी तरह टूट चुका था। और शहरों में कारीगर, दस्तकार, भारत का कपड़ा उद्योग। हाँ, मैनचेस्टर का माल आ गया था और छा गया था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। मशीनों से सस्ता कपड़ा बन रहा था। कंपनी ने क्या किया, भारत के बाजार खोल दिया उस सस्ते कपड़े के लिए, और भारतीय कपड़े पर ब्रिटेन में भारी ड्यूटी लगा दी।
तो यहाँ का माल बिकना बंद हो गया। दम तोड़ गया। लाखों बुनकर, कारीगर बेरोजगार। भारत जो दुनिया को कपड़ा पहनाता था, अब कच्चा माल भेजने वाला और बना बनाया माल खरीदने वाला देश बन गया। पूरी इकोनॉमी पलट दी। अविश्वसनीय। राजनीतिक कब्जा, आर्थिक तबाही और फिर तीसरा कोण भी था, समाज और धर्म में दखलंदाजी। जी हाँ, अंग्रेजों ने कुछ सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा रोकी 1829 में, विधवा पुनर्विवाह कानून लाए 1856 में। अब देखिए, आज हमें ये सही लगते हैं। हाँ, प्रगतिशील कदम थे। बिल्कुल, लेकिन उस वक्त का जो रूढ़िवादी समाज था, उन्हें लगा ये हमारे धर्म पर, हमारी परंपराओं पर सीधा हमला है। ये फिरंगी सब कुछ बदल देना चाहते हैं। और इसमें वो ईसाई मिशनरियों का रोल, धर्मांतरण की कोशिशें। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। मिशनरी स्कूल, अस्पताल खोल रहे थे और साथ में धर्म प्रचार भी कर रहे थे। इससे हिंदू मुसलमान दोनों में बेचैनी थी। फिर नई टेक्नोलॉजी, रेल, टेलीग्राफ, उन्हें भी शक की नजर से देखा गया। हाँ, कुछ लोगों ने इसे शैतान का जादू कहा। रेल में सब जातियां एक साथ, इससे लगा कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जाति टूट जाएगी। तो मतलब हर तरफ असंतोष था। राजा नाराज, जमींदार परेशान, किसान दबा हुआ, कारीगर बेरोजगार, पंडित मौलवी चिंतित और सिपाही, वो भी तो इसी समाज का हिस्सा था। बिल्कुल, उसे वर्दी पहना किसान कहते थे। वो गांव से आया था, उसके घर वाले भी यही सब झेल रहे थे। जब उसने देखा कि नवाब की बेइज्जती हो रही है, किसानों पर जुल्म हो रहा है, धर्म खतरे में है, तो उसके मन में भी तो गुस्सा उबल रहा था। बस एक चिंगारी चाहिए थी। हाँ, और वो चिंगारी आई जनवरी 1857 में, एक नई राइफल के साथ, एनफील्ड P53। और उसका वो चर्बी वाला कारतूस, आखिर क्या था इस कारतूस में जिसने इतना बड़ा बस विस्फोट कर दिया? इस राइफल में जो कारतूस लगता था, उसके कागज पर ग्रीस लगी होती थी, चर्बी, ताकि पानी से बचा रहे, नली में आराम से जाए। ठीक है। और राइफल लोड करने के लिए उस कारतूस का सिरा दांत से काटना पड़ता था। फिर बारूद और गोली डालते थे। ओके, तो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई जब ये खबर या अफवाह फैली कि उस ग्रीस में गाय और सुअर की चर्बी है। ओह, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ये तो सीधे धर्म पर चोट थी, दोनों के लिए। वो जो डर था ना कि अंग्रेज धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, वो इस कारतूस में सच होता दिखा। क्या ये पक्का था कि चर्बी उन्हीं की थी या बस अफवाह थी? ये थोड़ा विवादित रहा है। कुछ मानते हैं कि शुरू में थी, बाद में बंद कर दी गई, पर तब तक बात फैल चुकी थी, विश्वास उठ चुका था। बिल्कुल। सिपाहियों ने साफ मना कर दिया, हम इसे मुंह नहीं लगाएंगे। और पहला बड़ा रिएक्शन, मंगल पांडे, बैरकपुर। हाँ, 29 मार्च 1857, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान मंगल पांडे, खुलेआम हुक्म मानने से इनकार और गुस्से में अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। और बाकी सिपाहियों को भी कहा कि उठो। हाँ, पर उस वक्त बाकी लोग आगे नहीं आए, लेकिन मंगल पांडे ने वो पहली गोली चला दी थी। धर्म को वर्दी से ऊपर रखा। अंजाम, फांसी। हाँ, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उनकी रेजिमेंट भी भंग कर दी। अंग्रेजों को लगा मामला दब गया, पर दबा नहीं, सुलग गया। बिल्कुल। मंगल पांडे की शहारत की खबर वो फैलने लगी और पहुंची मेरठ। हाँ, मेरठ, मई 1857। वहाँ क्या हुआ? 9 मई को तीसरी कैवलरी के 85 सिपाहियों ने परेड में उन कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया। तो सजा मिली होगी? बहुत बुरी। अगले दिन 10 मई उन 85 की वर्दियां फाड़ी गईं, बेड़ियां पहनाई गईं, सरेआम बेइज्जत किया गया और 10-10 साल की जेल। ये तो बाकी सिपाहियों के लिए हद हो गई होगी। हद हो गई। उसी शाम 10 मई मेरठ में खुला विद्रोह। सिपाहियों ने जेल तोड़ी, अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों को मारा, बंगले जलाए, खजाना लूटा और एक नारा दिया, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो। दिल्ली ही क्यों? क्या खास था दिल्ली में? दिल्ली वो मुगल सल्तनत का प्रतीक थी। बेशक बादशाह कमजोर थे, पर नाम तो था। दिल्ली पर कब्जा मतलब अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती, विद्रोह को एक पहचान देना। और वो हजारों सिपाही मेरठ से दिल्ली पहुंच गए। रात भर चले। 11 मई की सुबह दिल्ली, लाल किले पर। वहां थे 82 साल के बहादुर शाह जफर। उन्होंने क्या किया? वो हिचकिचा रहे थे, पेंशन पर जी रहे थे। कहां इस उम्र में बगावत का नेता बनना, पर सिपाही अड़ गए। उन्हें एक चेहरा चाहिए था, एक नाम, जिसके पीछे सब खड़े हो सके। हाँ, दबाव में बहादुर शाह माने और उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया। इस एक कदम ने सब बदल दिया। ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं रहा, अब ये एक राष्ट्रीय बगावत का रूप लेने लगा। दिल्ली कुछ समय के लिए आजाद हो गई और दिल्ली की ये खबर, इसने तो जैसे आग लगा दी पूरे उत्तर और मध्य भारत में। हाँ,
यहीं से फिर वो बड़े बड़े नाम सामने आते हैं, कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा। बिल्कुल, दिल्ली की खबर फैली और इन जगहों पर भी सिपाही और आम लोग उठ खड़े हुए। यहाँ हमें इस लड़ाई के असली नायक और नायिकाएं दिखते हैं। हाँ, उन्हें याद करना जरूरी है। कानपुर में कौन थे? कानपुर में थे नाना साहेब, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जिन्हें पेंशन और उपाधि नहीं दी थी डलहौजी ने। अच्छा, और उनके साथ? उनके सेनापति तात्या टोपे, बहुत काबिल, और सलाहकार अजीमुल्ला खान। इन्होंने कानपुर जीत लिया था कुछ समय के लिए। और लखनऊ, अवध की राजधानी? वहां मोर्चा संभाला बेगम हजरत महल ने। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम अपने छोटे बेटे बिरजिस कादिर को नवाब बनाकर लड़ी। लखनऊ रेजिडेंसी का घेरा डाला, जबरदस्त बहादुरी दिखाई। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका नाम तो आज भी गूंजता है। अद्वितीय, डलहौजी की नीति के खिलाफ तलवार उठाई, बेटे को पीठ पर बांधकर लड़ी। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज भी, जिसने उन्हें हराया, उसने कहा कि विद्रोहियों में अकेली मर्द थी वो। ग्वालियर में वीर गति पाई उन्होंने। जी, और बिहार से बाबू कुंवर सिंह। हाँ, 80 साल के जमींदार। क्या जज्बा था। आरा जगदीशपुर के थे। जमींदारी छीन ली थी अंग्रेजों ने। इस उम्र में लड़े, और सिर्फ बिहार में नहीं, रीवा, बांदा, कालपी, कानपुर तक गए। कई लड़ाइयां जीती। और भी नाम है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, बरेली से खान बहादुर खान। हाँ, मौलवी अहमदुल्ला तो बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। और खान बहादुर खान रोहिलखंड के पुराने शासक के वंशज थे। तो इतने नायक, इतनी जगहों पर विद्रोह, फिर भी ये पूरी तरह कामयाब क्यों नहीं हुआ? अंग्रेज इसे दबाने में सफल कैसे हुए? ये सवाल मन में आता है। और इसके कई जवाब हैं। सबसे पहला, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। अच्छा, कहाँ तक सीमित रहा? मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत, गंगा का मैदान, पंजाब, सिंध, राजपूताना, कश्मीर। ज्यादातर दक्षिण भारत, पूर्वी बंगाल, ये सब शांत रहे। अगर ये भी शामिल होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। पर ये इलाके शांत क्यों रहे, कुछ अंदाजा? अलग अलग कारण थे। पंजाब में सिखों को अंग्रेजों ने हराया ही था कुछ समय पहले। शायद वो मुगलों की वापसी भी नहीं चाहते थे। दक्षिण में कंपनी का असर उतना सीधा और कठोर नहीं था शायद। फिर कई बड़ी रियासतें थीं, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, नेपाल के राणा। इन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों की मदद की। ओह, और पढ़ा लिखा तबका? वो भी ज्यादातर अलग रहा। उन्हें लगता था अंग्रेज भारत को मॉडर्न बना रहे हैं। तो पहला कारण, सीमित फैलाव और सबका साथ न मिलना। ठीक है, और दूसरा कारण? नेतृत्व और योजना की कमी। एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। बहादुर शाह जफर नाम के नेता थे, बाकी सब अपने अपने इलाके के हीरो थे। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, सब बहादुर, पर आपस में तालमेल नहीं था। सबके अपने अपने मुद्दे थे, कोई पेंशन के लिए, कोई रियासत के लिए। हाँ, एक कॉमन नेशनल गोल, एक भविष्य का नक्शा, वो शायद साफ नहीं था। और तीसरा कारण? संसाधन, हथियार। बिल्कुल, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, वही एनफील्ड राइफल। उनके पास संगठित सेना थी, एक कमांड थी, और दो बड़ी ताकतें थी उनके पास। क्या? टेलीग्राफ और रेलवे। टेलीग्राफ से वो तेजी से खबरें भेजते थे, सेना को कोऑर्डिनेट करते थे। रेलवे से सैनिक और सामान तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। और विद्रोहियों के पास? पारंपरिक हथियार, ढीला संगठन, कम्युनिकेशन के साधन बहुत कम। ये फर्क बहुत बड़ा था। इन्हीं वजहों से अंग्रेज भारी पड़े और फिर उन्होंने दमन शुरू किया, बहुत क्रूरता से। सितंबर 1857 तक दिल्ली वापस ले ली, बहादुर शाह जफर को पकड़ा, उनके बेटों पोतों को गोली मार दी गई, जिसे खूनी दरवाजा कहते हैं। और बादशाह को रंगून भेज दिया। वहीं उनकी मौत हुई गुमनामी में। और बाकी जगहों पर लखनऊ, झांसी, कानपुर। लखनऊ मार्च 1858 में वापस लिया, झांसी अप्रैल में, बरेली मई में। नाना साहेब हारकर नेपाल चले गए, उनका क्या हुआ पता नहीं। तात्या टोपे लड़ते रहे पर पकड़े गए, फांसी हुई। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में शहीद हुई। बाबू कुंवर सिंह भी अप्रैल 1858 में लड़ाई में घायल होकर चल बसे। और आम लोगों का, सिपाहियों का क्या हुआ? हजारों को फांसी दी गई, तोपों से उड़ाया गया, गांव के गांव जला दिए गए। भयानक बदला लिया अंग्रेजों ने। तो विद्रोह कुचल दिया गया। लेकिन क्या इसका कोई असर नहीं हुआ ब्रिटिश राज पर? क्या सब पहले जैसा चलता रहा? उन्हें समझ आ गया कि भाई एक ट्रेडिंग कंपनी के भरोसे भारत पर राज नहीं हो सकता। कंपनी की गलतियों को जिम्मेदार माना गया। हाँ, उनके लालच और मिसमैनेजमेंट को। तो ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया अगस्त 1858 में, भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसे
अच्छी सरकार वाला एक्ट भी कहते हैं शायद। हाँ, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितना गुड था वो अलग बात है। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? सबसे बड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, भंग कर दी गई। कंपनी राज खत्म। हाँ, और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश संसद। और गवर्नर जनरल का क्या हुआ? उसका पदनाम बदला, अब वो कहलाया वाइसराय। वाइसरॉय मतलब महारानी का सीधा प्रतिनिधि। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने। अच्छा। और लंदन में भी कुछ बदलाव हुआ। हाँ, एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। उसकी मदद के लिए एक इंडिया काउंसिल बनी। तो पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। जी, कंपनी आउट, क्राउन इन, और महारानी ने घोषणा भी की थी, क्वींस प्रोक्लेमेशन। जी, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ी गई। इसमें राजाओं को भरोसा दिलाया गया कि अब आपकी रियासतें नहीं हड़पेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म, आपके मान सम्मान परंपरा का आदर करेंगे। और धर्म के बारे में कहा कि धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेंगे, योग्यता देखेंगे। क्या ये वादे निभाए गए? हाँ, कुछ हद तक रियासतें हड़पना बंद हुआ, पर बाकी वादे वो ज्यादातर कागजी रहे। असली मकसद था भरोसा जीतकर राज मजबूत करना। पर अंग्रेजों ने 1857 से एक और सबक सीखा था, बहुत गहरा। वो क्या था? उन्होंने देखा था कि इस लड़ाई में हिंदू मुसलमान कैसे एक साथ लड़े थे। बहादुर शाह जफर नेता तो नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल सब मिलकर लड़ रहे थे। इस एकता ने उन्हें डरा दिया? बहुत ज्यादा। उन्हें समझ आ गया कि अगर ये दोनों साथ रहे तो राज करना मुश्किल है। इसीलिए 1857 के बाद उन्होंने जानबूझकर फूट डालो और राज करो की नीति को और तेजी से और सिस्टमैटिक तरीके से लागू किया। अच्छा, इतिहास लिखने में, सेना में, नौकरियों में, हर जगह भेद पैदा करने की कोशिश। हाँ, ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बन गई। तो अगर हम समेटें, 1857 का विद्रोह अपने फौरी मकसद में तो कामयाब नहीं हुआ, अंग्रेजों को निकाल नहीं पाया। सही है, तात्कालिक रूप से असफल रहा, पर क्या इसे पूरी तरह फेलियर माना जाए? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों? क्योंकि ये असफल होकर भी बहुत कुछ बदल गया। ये पहला बड़ा संगठित प्रयास था। इसने पहली बार एक अखिल भारतीय भावना जगाई, चाहे अधूरी ही सही। इसने ये दिखा दिया कि अंग्रेजी राज को चुनौती दी जा सकती है। और इसने कंपनी का राज खत्म कर दिया, ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर किया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इसने भविष्य के लिए एक चेतना पैदा की, एक प्रेरणा। वही चेतना जिससे आगे चलकर कांग्रेस बनी। हाँ, 1857 की राख से ही वो राष्ट्रीय चेतना निकली जिसने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म की जमीन तैयार की, और फिर कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। तो कह सकते हैं कि 1857 की चिंगारी ने ही वो मशाल जलाई जो 1947 में मंजिल तक पहुंची। तो ये थी कहानी 1857 की। 100 साल का गुस्सा, कारण, घटनाएं, नायक, नाकामी और उसके दूरगामी परिणाम। कंपनी राज का अंत, क्राउन राज की शुरुआत। और एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। 1857 में जो हिंदू मुस्लिम एकता दिखी थी, जिसने अंग्रेजों को हिला दिया था, क्या वो आगे बनी रह पाई, या अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ज्यादा असरदार साबित हुई? इस पर सोचेगा जरूर। अगले अंक में हम इसी के आगे की बात करेंगे। देखेंगे कि 1857 के बाद कैसे एक अंग्रेज रिटायर्ड अफसर A.O. ह्यूम ने ही कांग्रेस की नींव रखी। क्या थी वो सेफ्टी वॉल्स थ्योरी? जरूर जुड़िएगा। आज के लिए हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।